नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्य। आप देख रहे हैं डिबेट का नंबर 1 शो दंगल। एक दंगल दिल्ली में भी चल रहा है और इस सियासी दंगल में केजरीवाल के करीबी मंत्री मनीष सिसोदिया घिर गए। उनके घर पर शुक्रवार को सीबीआई की रेड के बाद आज बीजेपी ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है, आरोपों पर पलटवार कर रही है। हालात ये हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में दोनों पार्टियों ने रिकॉर्ड बना दिया है। एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती कि दूसरे की शुरू हो जाती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। हालांकि इसकी आशंका सिसोदिया ने खुद जता दी है, लेकिन बीजेपी को इस घोटाले के पीछे केजरीवाल की साजिश नजर आ रही है। अब ऐसे में समझना होगा कि आखिर दिल्ली की शराब नीति क्यों बन गई है केजरीवाल सरकार के लिए जी का जंजाल। क्या ये हमले की धार जल्द खत्म हो जाएगी या फिर वार पलटवार का सिलसिला लंबा खींचने वाला है। आज कई सवाल हैं जिनके जवाब इस शो में हम आए मेहमानों से लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनीष सिसोदिया जी शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शराब को रिटेल में बेचने का ठेका दिया क्यों? शराब की ठेकेदारी पर सियासत का ठनका गिरा है, जिसकी जद में केजरीवाल की सरकार है। निशाने पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की माने तो घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। अनुराग ठाकुर ने चैलेंज देते हुए केजरीवाल को 24 घंटे में जवाब देने का अल्टीमेटम भी दे डाला। राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो करते थे, लेकिन आज तक उस पर किया क्या? इतना ही किया कि आकर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी, जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के और एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी ने किया। ना ये सीबीआई के जवाब दे पा रहे हैं, ना ये मीडिया के जवाब दे पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा ये सच्चाई से भागते हैं, जिम्मेदारी से भागते हैं, सवालों से भागते हैं, अब जनता से भागेंगे। दिल्ली में नई शराब नीति और पुरानी शराब नीति को लेकर जो बवाल शुरू हुआ था, वो सिसोदिया के घर तक जा पहुंचा। सीबीआई की रेड पड़ी। बीजेपी इसमें बड़ा घोटाला देख रही है, लिहाजा सीरियल अटैक करने के लिए बीजेपी के 3 दिग्गज एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। साथ में दिलचस्प पोस्टर भी मीडिया को दिखाने लगे, जिसका मतलब आप खुद अनुराग ठाकुर से सुनिए। मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। अनुराग ठाकुर के इस तीखे हमले के बाद आम आदमी पार्टी बिलबिला गई। आनंद फानंद में आम आदमी पार्टी भी मीडिया के सामने आई। संजय सिंह ने अनुराग ठाकुर की हैसियत को तौल दिया। इन कार्रवाइयों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनको सामने आना चाहिए, पीठ पीछे से कार्रवाई ना करें, सामने आके लड़े, चुनाव में लड़े। ठीक है, जीत हार होती है। आप इतना क्या बौखला गए गुजरात पहुंचने से केजरीवाल जी के कि आप रोज कार्रवाई, रोज छापा, रोज सब कुछ शुरू कर देते हैं। भ्रष्टाचार के घेरे में सीधे सीधे केजरीवाल के लेफ्टिनेंट हैं, तो उन्हें भी सफाई देनी पड़ी। लेकिन सफाई देते देते अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उनकी गिरफ्तारी न हो जाए। इन्होंने पहले अरविंद केजरीवाल जी के हेल्थ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया, फिर कल मेरे यहाँ रेड डाल दी, अब 2-4 दिन में मुझको भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो हेल्थ और एजुकेशन मॉडल जो है अरविंद केजरीवाल जी का, इनका मकसद है कि उसको रोका जाए। घोटाले के कटघरे में फंसे सिसोदिया ने इस पूरे मामले को 2024 से जोड़ दिया। ताल ठोकते हुए मोदी के समानांतर केजरीवाल को खड़ा कर दिया। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है,
एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी। हालांकि आम आदमी पार्टी की सियासत पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पानी फेर दिया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल से कई चुभते सवाल पूछे हैं। मसलन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को शराब बेचने की इजाजत क्यों दी गई, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब बेचने का जिम्मा क्यों दिया गया, बिना कैबिनेट शराब माफिया का 144 करोड़ क्यों माफ कर दिया गया, शराब माफियाओं पर केजरीवाल सरकार इतना रहमदिल क्यों है, मनीष सिसोदिया सवालों से क्यों भाग रहे हैं। ये तो नहीं पता कि केजरीवाल सरकार की शराब नीति से दिल्ली वालों को कितना फायदा हुआ, सरकार के खजाने में कितने पैसे आए, लेकिन ये जरूर पता है कि सियासत का ये सुरूर इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। जो हल्की हल्की सियासत शुरू हुई है उसका असली रंग देखना बाकी है। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले के आरोपों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और इस बीच अब कांग्रेस भी सड़कों पर उतर चुकी है। दिल्ली से मुनीश पांडे, अमित भारद्वाज, ऐश्वर्या पालीवाल और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो कई सवाल यहां उठ रहे हैं, उन्हीं के जवाब तलाशने की आगे कोशिश होगी। कुछ खास मेहमान है, तारुफ आपका करा देते हैं। मनोज तिवारी थोड़ी देर में बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इस वक्त आप सौरभ भारद्वाज को देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ही साथ विनोद अग्नोत्री जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल तो सौरभ भारद्वाज जी से। सौरभ जी, क्यों लग रहा है मनीष जी को ऐसा कि गिरफ्तार हो जाएंगे भाई? मुझे लग रहा है कि सिर्फ मनीष जी को नहीं लग रहा। कल तो सभी पत्रकारों के अंदर सभी स्टूडियोज से उनको अलर्ट किया गया था। 4 बजे के बाद सबके यहाँ उनके चैनल से फोन आ रहे थे कि बिल्कुल अलर्ट पे रहो। सीबीआई ने खबर प्लांट की है कि कभी भी आज शाम को अरेस्ट करा जाएगा। इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप सुन ही चुके हैं। वो तो प्रेस वार्ता के अंदर, लगभग हर दूसरी प्रेस वार्ता के अंदर धमकियां देते हैं। ये मनोज तिवारी से लेकर आदेश गुप्ता तक सब लोग कहते हैं कि अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बारी है, अब इनको जेल में डालेंगे। ये तो खूब तंज कसते हैं और इनके पास ही सीबीआई है, तो जाहिर सी बात है अब ये मनीष सिसोदिया को जेल में डालने का इनका पूरी की पूरी योजना है। कल भी पूरी योजना थी, मगर दिक्कत ये रही। सवाल मैंने इसलिए पूछा ना सर, क्योंकि अमूमन हमने देखा है जिसके यहाँ रेड पड़ती है या छापा होता है वो आके बाहर ये नहीं कहता कि देखिए जी अब ये हमें गिरफ्तार करने वाले हैं। वो ये कहता है कि इनको कुछ नहीं मिला, हमारे पास कुछ है नहीं, हम ईमानदार हैं। ये बातें पहले हो रही थी। मनीष सिसोदिया बाहर निकल के कह रहे हैं कि अब गिरफ्तार हो जाएंगे। वो ये क्यों नहीं दावे से कह पा रहे हैं कि इन्होंने मेरे मोबाइल जब्त कर लिए, लैपटॉप जब्त कर लिए, सब कर लिया, लेकिन सबूत नहीं इकट्ठा कर पाएंगे और कैसे कर पाएंगे मुझे गिरफ्तार? वो ये भरोसे के साथ, दावे के साथ क्यों नहीं कह पा रहे? वो ये क्यों डर क्यों रहे हैं कि नहीं गिरफ्तारी हो जाएगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि आप ये बात हमारे मुंह में डालना चाह रही हैं। सर सवाल है, सवाल तो पूछा जाता है। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि आप ये बात मेरे और मनीष सिसोदिया के मुंह में डालना चाह रही हैं कि वो डर रहे हैं। उन्होंने तो बिल्कुल अपना डर नहीं दिखाया। उन्होंने तो सीना ठोक के कहा है कि जो है कि अब मेरी गिरफ्तारी होनी तय है। और ये बात आज नहीं, हमने करीब 3 महीने पहले ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता करके बताई थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधा आदेश हुए कि अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कुछ भी ढूंढो, कहीं पे भी ढूंढो, अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके जेल में डालना है। अब मनीष सिसोदिया ये बात क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीबीआई के जो अफसर आए थे उनका जो उनके साथ व्यवहार था बहुत अच्छा था, बड़े सज्जन लोग थे। मनीष जी ने उनकी तारीफ की और एक जगह नहीं 31 ठिकानों पे भारत में, कर्नाटका, हिमाचल, मुंबई से लेकर दिल्ली तक 31 जगह सीबीआई की टीम ने छापा मारा। आप तो जानती हैं, मेरे से पहले आपने पत्रकारिता को देखा हुआ है जी। जब भी सीबीआई कहीं पे छापा मारती है तो सबसे बाद में एंड करते हुए प्रोटोकॉल के तहत वो बताती है कि ये चीजें जो है जब्त की है हमने, इतना करोड़ कैश मिला, इतना किलो सोना मिला, इतनी जगह हमें प्रॉपर्टीज के जायदाद मिले। 31 जगह डाली है, सिर्फ मनीष जी के घर नहीं डाली है। ठीक है, मनीष जी के नहीं मिले तो किसी सहयोगी के मिले, किसी का कुछ नहीं मिला। इसका मतलब सीबीआई की रेड तो पूरी की तरह से फेल हो गई। मगर हमें जो सूचना मिली है वो ये है कि सीबीआई के अफसरों को खूब डांट पड़ी है प्रधानमंत्री कार्यालय से और उनको सस्पेंड करने की धमकियां दी गई है और ये कहा गया है कि अब आपको इन्हें गिरफ्तार करना ही है। तो 2-3 दिन में ये होने वाला है। मनोज जी, मानिए चाहे मत मानिए, आम आदमी पार्टी के सूत्र बहुत स्ट्रांग है।
अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले ही बता देते हैं कि सीबीआई और ईडी क्या करने वाले हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन के केस में हो, मनीष सिसोदिया के केस में हो, और अब भी देखिए सौरभ भारद्वाज साहब ये बता रहे हैं कि डांट पड़ी है सीबीआई अफसरों को, और संजय सिंह तक तो ये कह रहे हैं कि भाई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म के जो है वो नरेंद्र मोदी ही हैं, पूरी स्क्रिप्ट उनकी है। देखिए अर्पिता जी, मुझे लगता है कि सौरभ जी को जो बात बोलना चाहिए उसकी कॉपी भी लेके आनी चाहिए। लेकिन जैसे अब इन्होंने कहा कि पीएमओ से आदेश हुआ कि इनको गिरफ्तार करो, उसकी कॉपी भी दिखा देनी चाहिए। वो कॉपी नहीं दिखाएंगे, चूंकि अब सही बात है, जब क्रिमिनल माइंड जब फंसता है तो वो 50 तरह की बातें करता है, और आज सौरभ जी की भी मजबूरी है कि उन लोगों को बचाव करें। सवाल क्या है? सवाल ये है, जो भी आज पूरा दिल्ली भी पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं कि भाई मनीष सिसोदिया जी शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को शराब को रिटेल में बेचने का ठेका क्यों दिया? सवाल यह है कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने का ठेका क्यों दिया? शराब यह है कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका क्यों दिया? ये सारे मैं सवाल कागज के साथ बोल रहा हूं। और ये भी पूछा जा रहा है कि जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी उनको शो कॉज नोटिस दिया गया था जब, तो उनको ऊपर आपने कार्रवाई क्या किया? आप इसकी बात नहीं करेंगे। सवाल आ रहा है कि 145 करोड़ रुपया आपने बिना कैबिनेट की मंजूरी के क्यों माफ कर दिया? कल हमारे से एक जगह सौरभ भारद्वाज जी ने स्वयं कहा कि 9,500 करोड़ रेवेन्यू आना था इस नई लीकर पॉलिसी से, और आज भी मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि हमारी बेस्ट पॉलिसी है। आपकी पॉलिसी बेस्ट है, आपको 9,500 करोड़ रुपए आने थे, और शराब की बिक्री 87% बढ़ भी गई है। उसके बाद भी 9,500 करोड़ की जगह मात्र 1,400 करोड़ आए। अगर मैं पूछता हूं 8,100 करोड़ कहां चले गए? या तो पॉलिसी बेस्ट नहीं थी, या तो पॉलिसी बेस्ट थी तो पैसे कहीं चले गए। इनका जवाब देने की बजाय दुनिया भर की सारी बातें कह रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। मनोज जी, ये बहुत ही आपने पॉइंटेड चीज पूछी है। मैं चाहूंगी कि इन्हीं पॉइंट के हिसाब से सौरभ जी, बजाय इसके बहुत ही हम्बल और बहुत ही साधारण तरीके से मैं ये जो इन्होंने अभी गिनवा दिए हैं, क्योंकि अब बहुत सारे आंकड़े हैं भाई, मेरी तरह जो जनता भी इस वक्त सुन रही है उसको समझ नहीं आ रहा भाई क्या गिनाया जा रहा है, क्या हो रहा है। जरा आप इस पर स्पष्टीकरण दे दीजिए कि जो आरोप बता रहे हैं उस पर आप क्या जवाब देंगे, बजाय इसके कि 2024 में जो चुनाव है उसके लिए डर गए हैं आम आदमी पार्टी से और इसलिए ऐसा हो रहा है। उसको सर हम थोड़ा राजनीति किनारे रखकर लॉजिकल बात कर लें, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लॉजिकल बातों के लिए कई बार जानी जाती है, खासतौर पर डिबेट पे। सर सौरभ जी, आप मुझे समय दीजिएगा जी। बताने बिल्कुल का। बिल्कुल। पिछले चैनल पे जहां पे मनोज तिवारी जी मेरे साथ कल थे, मैंने वहां भी इनको बताया। इससे पहले गौरव भाटिया को भी बता चुका हूं, शहजाद को भी बता चुका हूं। मगर समस्या क्या है मैं आपको पूरी बताऊंगा। समस्या ये है कि जवाब के बाद भी इनको ये सवाल लगातार उठाने के लिए कहा गया है। अब मैं इसका जवाब दे देता हूं। दिल्ली की पॉलिसी ये थी कि दिल्ली के अंदर पुरानी पॉलिसी में 849 दुकानें थी, 849। नई पॉलिसी ये बनाई गई कि दिल्ली के अंदर दुकानों की संख्या तो उतनी ही रखी जाएगी, दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। मगर ये दुकानें किसी किसी इलाके में तो 20-20 हैं, किसी किसी इलाके में एक भी नहीं है। मसलन ईस्ट दिल्ली के अंदर एक मॉल था जिसके अंदर 18 शराब की दुकानें थी। हमारे साउथ दिल्ली के अंदर कुछ वार्ड थे जहां पे 9-9, 10-10 दुकानें एक म्युनिसिपल वार्ड में थी। उसके नतीजन दिल्ली का करीब 40% एरिया ऐसा था जिसके अंदर शराब की दुकानें सरकारी नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, जो शराब पीने वाला आदमी है वो शराब तो पीता है, चाहे गुजरात का ड्राई स्टेट हो वहां पे भी शराब पीता है, ये सबको पता है। अगर आप सरकारी लाइसेंस शॉप्स वहां पे नहीं खोलेंगे तो लोग नकली, बिना ड्यूटी पेड हरियाणा या उत्तर प्रदेश से स्मगल की हुई शराब पिएंगे, और वो शराब माफिया वहां पे प्रोवाइड करेगा जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा तो लेगा, मगर सरकार को उसके अंदर एक्साइज नहीं मिलेगी। जैसे कि गुजरात के अंदर हो रहा है, शराब बिक रही है मगर एक्साइज नहीं मिल रही शराब को, सरकार को। सरकार ने ये कहा कि हम इन्हीं
दुकानों को दिल्ली के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि किसी भी एरिया के अंदर नकली शराब या नॉन ड्यूटी पेड शराब माफिया बेच सके, इसकी पूरी की पूरी गुंजाइश खत्म कर दें। ये पॉलिसी जून 2021 के अंदर बनाई गई। मैं जून 2021 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि कोरोना की जब महामारी चल रही थी उस वक्त ये पॉलिसी जो है लाई गई, जो कि गलत है। जो सेकेंड वेव थी वो अप्रैल 2021 में आई थी। ये पॉलिसी पहली बार जून में एलजी साहब के पास भेजी गई। उन्होंने इसके अंदर कुछ अपने सुझाव दिए। एलजी साहब के सुझाव सारे मानते हुए जुलाई के अंदर इस पॉलिसी को दोबारा एलजी साहब के पास भेजा गया। एलजी साहब जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त हैं, उन्होंने ये पॉलिसी पास करी, साइन की, नोटिफाई की। मनोज जी बता दें, अगर नहीं साइन करी तो मुझे बता दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ऐसी बहुत सारी पॉलिसी हैं। डोर स्टेप डिलीवरी राशन हो गया, हमारी सीसीटीवी की पॉलिसी हो गई, हमारी बहुत सारी पॉलिसी हैं जिसको एलजी पास नहीं करते। उसके ऊपर हमारा युद्ध भी होता है, मगर एलजी पास नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भेज दें एलजी पास करते थे। एलजी जी की मर्जी होती है, जिसको पास करते हैं उसको नहीं करते हैं, ऊपर से पूछते हैं मोदी जी से। तो ये पॉलिसी पास की, और इसलिए पास की क्योंकि ये देश की सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी थी, जिसके अंदर सरकार का रेवेन्यू बहुत बढ़ता। अब हुआ क्या, जब ये पॉलिसी पास हो गई जुलाई के अंदर, तो इसके टेंडर दिए गए। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और आपसे जानना चाह रही हूँ। टेंडर पे आ रहा हूँ। रेवेन्यू कितना बढ़ा सर? समझा देता हूँ ना। नहीं, रेवेन्यू कितना बढ़ा सर, ये भी थोड़ा ऐड कर दीजिए। मैं यही ऐड कर रहा हूँ, मगर मुझे आप बोलने दीजिएगा पूरा। अब हुआ क्या, इसके अंदर ये तरीका हुआ कि पूरी दिल्ली की दुकानों को जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया। 32 जोन बनाए गए। हर जोन वाले को बोला गया, हमें मतलब नहीं है कि आपकी कितनी सेल हो, कम हो ज्यादा हो, सरकार आपकी एक्साइज जो है, हर बोतल के ऊपर एक्साइज नहीं मांगेगी आपसे कि इस पे 60% दो, इस पे 70% दो। आप नकली ले आए तो सरकार आपके पीछे पीछे दौड़ रही है। सरकार ने कहा कि आप पहले ही बोली लगा दो, टेंडर डाल दो कि आप सरकार को लंप सम कितना पैसा साल का दोगे, चाहे आपका कितना बिके नहीं बिके, आप हमें दे दो। इस हिसाब से बोलियां डाली गई। और जो एक्साइज पिछले साल तक 6,000 करोड़ आता था, उसकी बोलियां आई 9,500 करोड़। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं झूठ नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये जिस पोर्टल पे इसका टेंडर छूटा, ई टेंडर, वो केंद्र सरकार का टेंडर है, वो दिल्ली सरकार का पोर्टल नहीं है, इनका है पोर्टल। उसके ऊपर 9,500 करोड़ की बोलियां आ गई। जिनकी बोलियां आई, उन वेंडर्स को, उन लाइसेंसेस को लाइसेंसीज को लाइसेंस दे दिए गए। उन्होंने 9,500 करोड़ रुपए के हिसाब से 25% एडवांस सरकार के पास जमा भी कर दिया कि 25%, क्योंकि उसमें पॉलिसी में था आप एडवांस देंगे। तो उन्होंने एडवांस का पैसा, लाइसेंस फी और टैक्स का पैसा उन्होंने दे दिया। तो वहां से आंकड़ा आया कि दिल्ली सरकार का जो पैसा था, जो रेवेन्यू था, वो 6,000 से बढ़ के 9,500 करोड़ बढ़ गया। सौरभ जी, अब छोटे-छोटे इसमें सवाल जो आप पे 5 आरोप सर, देखिए क्योंकि डिबेट है ना सर, आप इतने लंबा बोलते रहेंगे तो सर फिर और लोग गेस्ट भी नाराज हो जाएंगे, मनोज जी भी नाराज हो जाएंगे। इतना मनोज जी बोल रहे हो तो आप भी नाराज हो जाते हैं। जवाब देके जाऊंगा, आप पूछते जाइए, मैं जवाब देता जाऊंगा। अब मैं जो आप पूछिए, मैं जवाब 5 बड़े आरोप सर, बहुत सीधा सा 5 बड़े आरोप जो आप पर लग रहे हैं, आपकी सरकार पर लग रहे हैं, उसका पॉइंट, उस पर बहुत लंबा नहीं सर, शॉर्ट पे जैसा सवाल मेरा एक लाइन का बता रहा हूँ जी सर, थोड़ा सा छोटा रख लीजिए सौरभ जी। ये रेवेन्यू कैसे बढ़ा, मैं 5 सवाल सर, 5 बड़े बढ़ा। आरोप जो लग रहे हैं आप पर, शराब लॉबी के 143 करोड़ माफ हुए कि नहीं हुए? अब इस पे आ जाता हूं मैं, अब मैं इस पे भी आ जाता हूं। अब क्या हुआ कि जब वो पॉलिसी पास हो गई और नवंबर 17 तारीख को लोगों को अपनी दुकानें खोलनी थी, जिन्होंने अपना 25% फीस जो है जमा कर दी, एलजी साहब ने क्या किया कि उस पॉलिसी के अंदर कह दिया कि 40% एरिया उसमें आप ये दुकान नहीं खोल सकते। तो जो लाइसेंसीज थे वो हाई कोर्ट चले गए, और 1-2 नहीं, आधा दर्जन लाइसेंसीज जो है हाई कोर्ट चले गए कि भाई एक बात बताइए, जब आपने हमसे 100% एरिया की फीस ले ली तो आप 40% एरिया हमारा कम कैसे कर देंगे? हमने तो आकलन ही ये किया था कि जहां पे पहले नकली शराब बिकती थी, वहां अब लाइसेंस की शराब बिकेगी। इस हिसाब से लाइसेंस जल्दी तो जब आप ये बताइए ना, ये करोड़ इतने 143 करोड़ सर जो आरोप 144 करोड़ कैसे सर, वो कैसे हुआ, वो प्रोसेस हम समझ लेंगे, जरा ये बताइए ना, इतने करोड़ माफ हुए कि नहीं हुए? अब 144 करोड़ का सुनिए सर, हुए कि नहीं हुए? कोरोना की, ओमिक्रॉन की जब वेव आई दिल्ली के अंदर 2022 में जनवरी फरवरी के अंदर,
सौरभ जी हाँ या ना बता यानी आप कह रहे हैं ये हुआ है, लेकिन आप प्रोसेस समझा रहे हैं। ठीक है, दूसरा बड़ा आरोप लग रहा है शराब नीति के नियम तोड़कर बदलाव हुए। मैं आपको बात बता रहा हूं सौरभ जी, मैं आपको ये बात मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से एमसीडी ने अपने टोल टैक्स लाइसेंसी का 83 करोड़ रुपए माफ किया, इन्होंने अपने आउटडोर एडवर्टाइजमेंट वालों के 100 करोड़ रुपए माफ किए, रेलवे ने, भारतीय सरकार ने अपने लाइसेंसीज के कई 100 करोड़ रुपए माफ किए। ठीक है, यानी मनोज जी वो ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना टाइम था और हर इंसान जो अलग अलग लोगों के ऋण माफ कर रहे थे, कई आरोप आपकी सरकार पर भी लगते हैं, उन्होंने भी माफ लाइसेंसी कर दिया, तो क्या बुरा कर दिया सर? उन्होंने भी उसी तरीके से किया। नहीं, बिल्कुल बुरा किया। देखिए, ये जिस फीस की बात कर रहे हैं, शराब व्यापारियों को लाइसेंस लेने के लिए ये पैसा जमा करना होता है और वो अपना बिजनेस करने के पहले 144 करोड़ 30 करोड़ ये लाइसेंस फीस है। और ये बात कर रहे हैं कि जो टोल का जब लॉकडाउन था, गाड़ी ही नहीं चल रही थी, तो उसका शुल्क क्यों नहीं लिए? आप दोनों में देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर है। जो फीस है व्यापार करने के लिए, उसको आपने 144 करोड़ 36 लाख माफ कर दिया, आपने उस फीस को 30 करोड़ माफ कर दिया। मैं सौरभ जी देखिए, इतना ध्यान से मैं आपको सुन रहा हूं, सिर्फ आप देश को आज इतना बताइए कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को शराब बेचने का ठेका दिया कि नहीं? आपको हाँ ना में कर देना चाहिए। अगर मनोज तिवारी कह रहा है कि गलत है, आप बोल दीजिए आप झूठ बोल रहे हैं, हम फिर तुरंत इसको जाकर के बयान दर्ज करा देंगे। आपको सिर्फ इतना बताना है कि आपने शराब कंपनियों को ही रिटेल भी बेचने का ठेका दिया कि नहीं। इन सारी चीजों में इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है। आज तक का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। झूठ है, वो कह रहे सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। और मैं ये भी बताऊं, देखिए, मनोज जी क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, मेरे को थोड़ा सा समय और दे दीजिए। एक सेकंड सर, जिस तरह से देखिए, जिस तरह से पर डे का सौरभ जी मुझे सवाल कंप्लीट होने दीजिए और फिर कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। उसी तरीके से लाइसेंस फी जो है वाइन शॉप्स की भी दी जाती है। आप मुझे वाइन शॉप वाले पर डे का 1 करोड़ रुपए लाइसेंस फी दे रहे हैं, पर डे का 1 करोड़ रुपए। एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं, ईएमडी की बात नहीं कर रहा। मनोज जी जरा कंप्लीट कर लें एक बार वो। मनोज जी, सौरभ जी, मैं जब आपको सुन रहा हूं, और भी हमारे विनोद अग्निहोत्री जी हैं, विशाल मिश्रा जी हैं, सबको पर्याप्त समय मिलेगा। हमारी बात को कंप्लीट होने दीजिए। अगर आप इन सारे चीजों को कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, कि आपने अपने दोस्तों को 30 करोड़ रुपए की ईएमडी वापस कर दी, अगर ये गलत है, आपने कमीशन का प्रतिशत 2% से बढ़ाकर शराब माफियाओं को 12% करने को दे दिया, अगर आप कहते हैं कि ये गलत है, अगर आप कहते हैं कि आप ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को नहीं ठेका दिए, तो फिर तो ये सीबीआई इंक्वायरी में मैं आपके इस बयान को दर्ज कर ले रहा हूं। इस वीडियो को मैं आपके इस बयान समझ के इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लूंगा और एक दिल्ली का सांसद होने के नाते मैं भी इसको प्रूफ के रूप में देंगे। एजेंसी समझेगी आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। आज पूरी दिल्ली सुन ले कि सौरभ भारद्वाज जी ने आम आदमी पार्टी के तरफ से ये बयान दिया है। ठीक है मनोज जी, रोक रही हूँ। सौरभ जी एक सेकेंड, देखिए बड़ी खबर इस बीच आ रही है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए बड़ी खबर, सीबीआई रेड पर मनीष सिसोदिया का एक ताजा ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि दिल्ली की एक्साइज नीति जो है वो देश में सबसे शानदार है। मनीष जी बोल रही है, एक्साइज नीति को लेकर मेरे ऊपर सीबीआई का छापा पड़ा है, लेकिन हम आपको बता दें वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के एलजी पर मनीष सिसोदिया एक तरीके से निशाना भी साध रहे हैं और कई और बातें भी यहां पर कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं मनोज जी कि बेस्ट है, ये नीति भी बेस्ट थी। और एक सेकेंड जरा मैं इस पे सौरभ जी आपसे ही पूछना चाह रही हूँ, अगर इतनी बेस्ट थी तो इसको वापस क्यों ले लिया? सवाल कर रहा हूं सर, इसको वापस क्यों ले लिया आपने ये नीति? क्यों लेना पड़ा? मेरी बात पूरी होने दीजिएगा, मैं वही पूरी कर रहा था। देखिए आप समझिए इस चीज को, जिस चीज का रेवेन्यू एक साल का 6,000 करोड़ रुपए आता था, उसका एडवांस में रेवेन्यू कमिट हो गया 9,500 करोड़ रुपए और 25% फीस उसकी जमा कर दी 9,500 करोड़ की। अब क्या हुआ, जब आपकी शॉप्स खोलने का टाइम आया 17 नवंबर को,
तो 17 नवंबर से 2 दिन पहले यानी कि 15 नवंबर को एलजी साहब ने एक नया कानून ले आए, नया ऑर्डर ले आए कि दिल्ली के 40% एरिया के अंदर मैं शराब की दुकानें नहीं खुलने दूंगा, कि वो अनऑथराइज्ड और नॉन कन्फर्मिंग एरिया जिसमें पहले शराब की दुकानें नहीं होती थी, जिसके कारण वहां पे नकली शराब बिकती थी और एक्साइज ड्यूटी का लॉस होता था। अब हुआ क्या ये समझिए, जिन लाइसेंसीज ने 9,500 करोड़ रुपए की बोली लगा दी 100% एरिया के लिए, आपने उसका 40% एरिया कम कर दिया, वो सारे के सारे लोग यानी सौरभ जी जो बात आप कह रहे हैं वही उन्होंने ट्वीट करके मनीष सिसोदिया ने भी कहा है कि एलजी की वजह से करोड़ों का नुकसान हो गया। वही, और कोर्ट ने कहा कि इनकी फीस वापस करो। कोर्ट ने उन्होंने कहा कि इनकी 30% फीस वापस करो, जिसको कह रहे हैं कि वापस कर दिया। अब 30% फीस इसलिए माफ करनी पड़ी क्योंकि एलजी साहब ने एरिया कम कर दिया। ठीक है मनोज जी, आप देखिए यहां पे सौरभ जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। अरे सच्चाई ये है भाई कि इस लिकर पॉलिसी से, सुनिए सर सुनिए, एक बार लाइन सुन लीजिए, विस्की और वाइन की बिक्री 60% और 87% बढ़ गई। जब 60% और 87% बिक्री बढ़ गई और लिकर पॉलिसी बेस्ट है तो उसके बाद 9,500 करोड़ क्यों नहीं आया? यही तो मैं पूछ रहा हूं। या तो पॉलिसी बेस्ट नहीं थी, अगर बेस्ट है तो पैसा आया कहीं ना कहीं भेजा गया है, इसका क्या जवाब देंगे? अगर आप कह रहे हैं पॉलिसी बेस्ट है और ऊपर से कह रहे हैं कि बिक्री बढ़ भी गई, आप बताइए, बताइए सर। मैं पॉलिसी में जवाब दे दूं इसका भी। देखिए, मैं एक ही बात को बार बार इनको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं झूठ नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर आधा दर्जन पिटीशन रिकॉर्ड पर हैं, वो मैं झूठ नहीं बोल सकता। रिकॉर्ड पे है कि कोर्ट ने कहा कि आप इनकी फीस वापस दीजिए। जब आप इनका एरिया घटा रहे हैं 40%, तो आप इनकी फीस क्यों नहीं वापस देंगे? कोर्ट ने आदेश दिया दिल्ली सरकार को और वापस दिया। अब जब आपने उनकी फीस 30% वापस कर दी तो आपका रेवेन्यू गिर गया, मगर क्योंकि आपने ऑलरेडी उनसे फिक्स कर दिया था कि आप शराब कितनी भी बेचे, आपको जो फीस देनी है लाइसेंस, वो फिक्स कर दी थी सरकार ने 9,500 करोड़ रुपए। अब वो कोर्ट ने कम कर दी, तो अगर वो विस्की और वाइन ज्यादा भी बेच रहे हैं तो उससे सरकार तक वो पैसा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनकी फीस तो फिक्स्ड है और कोर्ट ने वो फीस कम कर दी। तो उसी कारण आप देखिए दिल्ली के अंदर जो सेल लगी थी, जो डिस्काउंट चल रहा था, वो इसीलिए चल रहा था क्योंकि उनको पता था कि हमको तो एक फिक्स्ड पैसा देना है, तो हम जितनी ज्यादा अपनी सेल कर सकें उतना जो है वो हम अपना जो है उसका लॉस मिटा सकेंगे, जो एरिया में वो नहीं खोल पाए। मगर उसके बावजूद भी मैं आपको बताऊं, उनके बहुत लॉसेस हुए, जिसके कारण बहुत सारे लाइसेंस सरेंडर भी हुए। अगर उनको इतना फायदा हो रहा होता तो वो लाइसेंस सरेंडर नहीं कर रहे होते, ये भी समझिए। नहीं, एक चीज ये बताइए, जिसमें जो आरोप आप पे लग रहे हैं सौरभ जी, जी मनोज जी जरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं सवाल के साथ आती हूँ। सौरभ जी, हाँ मनोज जी। मैं ये पूछना चाहता हूं, कोर्ट में क्यों गई दिल्ली की पब्लिक? कोर्ट में क्यों गए हम? इसलिए गए कि इन लोगों ने 21 साल की शराब पीने की उम्र को 18 साल कर दिया। किस माँ बाप का कलेजा नहीं फटेगा अगर उसका बच्चा को कहा जाए कि तुम 18 साल में शराब पीना शुरू करो? इसलिए कोर्ट में गए कि 3 बजे रात तक शराब पीने की इन लोगों ने छूट दे दी। इतने सारे चीज के बाद भी 2021 अप्रैल से लेकर 2022 जून तक ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और मैं उसी के दौरान का हिसाब मांग रहा हूं। तो आपने वापस तो अब लिया है, लेकिन जो अप्रैल से जुलाई तक चली है उसके बीच जो रेवेन्यू जनरेट हुआ उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, उसकी बात करें। अब इनका जवाब दे दूं मैं? नहीं सौरभ जी, 1 सेकंड, क्योंकि देखिए बहुत देर हो गया है, बहुत देर से विनोद जी, 1 सेकंड, विनोद अग्नोत्री जी भी हैं, प्रोफेसर विशाल जी भी हैं और उनके पास मैं एक बार भी नहीं जा पाई हूं। बस 1 मिनट का इनका जवाब दे दूं। देखिए जो इन्होंने बात कही बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोग का एक भी कमेंट नहीं ले पाई। जी बस 1 मिनट में जवाब दे देता हूं मैं इनका। देखिए क्या है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर शराब की एज जो है 21 से 18 हो गई। ये झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली में शराब पीने की उम्र जो है 21 है, पहली बात। और जो कह रहे हैं कि उनके माँ बाप का कलेजे का क्या होगा, उम्र कम हो गई, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये तो खुला चल रहा है यहाँ पर। मनोज जी कोई आंकड़े लेकर आ रहे हैं तो वो कह रहे हैं ये झूठ है, सौरभ जी कुछ ला रहे हैं तो मनोज जी कह रहे हैं झूठ है। तय कैसे होगा विनोद जी? यहाँ तो मुंह पे ये नहीं, ऐसा नियम नहीं है। सर बताइए जरा, क्या सच दिख रहा है आपको? देखिए, तय तो अदालत में होगा क्योंकि मामला सीबीआई जांच कर रही है, उसका चार्जशीट होगी, कोर्ट में जाएगा।
तो फाइनल तो वहीं तय होगा। लेकिन यह जरूर है कि ये लड़ाई राजनीतिक हो गई है पूरी तरह से। अब इस लड़ाई में जो है गुजरात के चुनाव का एंगल भी है, 2024 का एंगल भी है और दिल्ली की राजनीति भी है। मनोज तिवारी जी जो है दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनके नेतृत्व में ही पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, और सौरभ जी दिल्ली की विधायक हैं। ये सब जानते हैं इस बात को कि लड़ाई अल्टीमेटली राजनीतिक लड़ाई बन रही है। और आज मनीष जी ने शायद कह भी दिया है, मैं आप ही के चैनल पर सुन रहा था कि जो है उन्होंने कह दिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी के सामने जो है अरविंद केजरीवाल होंगे और जनता कह रही है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ और केजरीवाल जी को एक मौका दो। तो यानी एक तरह से आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी को मोदी जी के सामने पेश कर दिया है 2024 के विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में। तो ये लड़ाई पूरी तरह से राजनीतिक हो गई है और ये अभी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ये, क्योंकि जैसे जैसे गुजरात के चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे आप देखिएगा ये लड़ाई और बढ़ेगी और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगेंगे। विशाल जी देखिए, मैं थोड़ा सा इतर होके बात करना चाहूंगा कि ये कौन से परिवेश में हम आ गए हैं। चर्चा हम किस बात पर कर रहे हैं? शराब की बात। आज जहां पर भारत को आगे ले जाने के मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए था, आज वहां पर चर्चा इस बात की हो रही है। तो सवाल यह उठता है कि ये परिस्थितियां उत्पन्न ये क्यों हुई और किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। जितने सवाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी ने पूछा, उनमें से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। और यही प्रश्न जो है मैंने तो सारे उत्तर दिए गई है। तो सवाल ये उठता है कि इस तरीके से ये स्कीम चलाकर एक वो फ्री होकर कहां पर हम अपने युवा को कहां ले जाना चाह रहे हैं, जरा इस पर भी विचार होना चाहिए। जो मामला सीबीआई जांच कर रही है वो तो कर ही रही है, वो तो जांच करेगी, जो चीजें हैं वो सामने आएंगी, उससे तो कोई बच नहीं सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम अपने युवा को क्या दे रहे हैं। हम इस दिल्ली जो हमारी देश की राजधानी है, हम उसको क्या दे रहे हैं? युवा जो हमारा इंडिया का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा डिविडेंड है, जिसके कंधे पर हम 21वीं शताब्दी में भारत को विश्वगुरु बनाना चाह रहे हैं, हम आज उस युवा को क्या दे रहे हैं? ठीक है, बहुत ही चिंतनीय बात है ये, और इस पर ये संवेदनशील मुद्दा है। नीतियां बनेगी बहुत अच्छी। मैं एक बात बता दूं, बिल्कुल सौरभ जी बोलिए। ठीक है सर। अर्पिता जी मैं एक बात बता दूं, देखिए अर्पिता जी मैं जो बात कह रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों से ये मैं मतलब दिल्ली में चीजें ये चल रही थी, ये क्या है? क्या हम इसी के लिए 21वीं शताब्दी में आए हैं? और जो सवाल है, जो सीबीआई जांच कर रही है, वो तो सच सामने आएगा। जो भी होगा वो तो जो है मामला सामने आएगा, तथ्यों के आधार पर निर्णय होंगे। ठीक है सौरभ, इसमें तो तोड़ मरोड़ के मैं जो पार्टी ऐसा करवा रही है, सूत्र बता रहे हैं कि गिरफ्तारी की जाएगी, ये तो सब तमाम बात है। मैं जो ये बात बता रहा हूँ, मैं आपसे जो भी बात मैं आपके सामने रखूंगा अर्पिता जी, आप अपनी रिसर्च टीम से कह सकते हैं कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इस चैनल पे बता दीजिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित गोवा में, कर्नाटका में, हिमाचल में, पुडुचेरी में 18 साल है उम्र अल्कोहल की। अब मैं दिल्ली का बताता हूं, दिल्ली में 21 साल है, और जहां दिल्ली में 21 साल है वहां पे इनके तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पे 21 साल है। अब मनोज तिवारी जी आपके यहां झूठ बोल रहे हैं कि जी दिल्ली के अंदर 18 है और उनके माँ बाप का क्या होगा। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा शासित राज्यों के अंदर 18 साल है भैया, हमारे यहां तो 21 साल है। दूसरी बात, अभी जो हमारे एक महान आदमी प्रवचन दे रहे थे कि देश का क्या होगा, मैं उनको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं, देश की चिंता तो करनी चाहिए, मगर उस गुजरात का क्या होगा जहां पर शराब बंदी है, ड्राई स्टेट है, मगर वहां पे हर हफ्ते कुछ लोग जो है नकली शराब पीने से मर जाते हैं। पिछले हफ्ते 72 लोग नकली शराब पीने से मर गए। गुजरात के हर गांव के अंदर शराब उपलब्ध है, हर शहर के अंदर आप फोन कर दीजिए आपको शराब डिलीवर होती है। तो अर्पिता जी सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इतना बड़ा नकली गैर कानूनी शराब का नेटवर्क, जिसमें जवाब ले लूंगी, जरा एक चीज मुझे ये बता दीजिए, जो आरोप आप हुए, आपने सारी चीजों का तो जवाब दिया। 4 नियम के बारे में कहा जा रहा था, जिसकी वजह मुख्य सचिव ने भी जवाब मांगा था आपकी सरकार से, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेन देन 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010, इन सबका उल्लंघन हुआ था कि नहीं हुआ सर? अब देखिए अर्पिता जी, ये पता है क्या, ये वो लड़ाई है
जो एलजी बनाम चुनी हुई दिल्ली सरकार की लंबी लड़ाई है, जिसमें वो हर चीज को कहते हैं कि हर चीज एलजी के पास भेजी जाए। हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कैबिनेट के समक्ष भी ये प्रस्ताव नहीं रखा गया। तो जो प्रोसेस था सर, वो चलिए पहले अभी आपने आंकड़ों में गिना दिया सर, आप ये भी नहीं बता पाए कि कितना प्रॉफिट हुआ, आपने गिनाया। वो ये पूछ रहे थे मनोज जी की जो प्रॉफिट हुआ वो पैसे कहाँ गए सर, वो पैसे कहाँ गए, वो ये पूछ रहे थे। समय दो, एक एक सवाल पूछो, एक एक का जवाब। आपको मैंने समय दिया, लेकिन आप पॉइंटेड चीजें नहीं बोल रहे ना, आप पॉइंट पे नहीं बता रहे, आप इधर उधर इतना घुमा रहे हैं सर, समय पूरा निकला। नहीं बताइए ना कहाँ घुमाया मैंने आपको पूरी पॉलिसी के बारे में बताया। सिंपल सी चीज पूछी आपसे, ये जो आप 4 नियम में बता दी जिसका रिपोर्ट में जिक्र है सर, वो नियम टूटे हैं कि नहीं टूटे हैं, ये बताइए सर। हाँ नहीं टूटे, बिल्कुल नहीं टूटे। कैबिनेट के पास गया था ये प्रस्ताव, कैबिनेट के पास ये प्रस्ताव गया, नहीं टूटे। और ये नियम का ये जो इंटरप्रिटेशन है, इसके लिए क्या 31 जगह छापे मारे जाते हैं? कैबिनेट के समक्ष रखा था ये प्रस्ताव, क्या कह रहे हैं? कैबिनेट के पास रखा था ये प्रस्ताव। मैडम ये प्रस्ताव जो है, छोटे छोटी चीजें, ये तो एक्साइज मिनिस्टर आज से नहीं 20 सालों से दिल्ली में और हर राज्यों में छोटे छोटे फैसले हर जगह करता है। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया, हाँ मतलब मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि रेलवे बोर्ड ने जो लाइसेंस माफ किया क्या उन्होंने बोर्ड में रखा, ठीक है मनोज जी। मनोज जी देखिए, अब एक सवाल तो आपसे भी उठता है भाई, अगर देखिए ईडी के एक्शन की बात कर लें, सीबीआई के एक्शन की बात कर लें, विपक्ष कहता है हर बार आप इनके एक्शन करा देते थे, आंकड़े भी तो अब झुटलाए नहीं जा सकते। 8 साल में 5 गुना ईडी के एक्शन बढ़े हैं। ईडी के एक्शन से पहली बार 1 साल के भीतर 3 राज्यों के 4 प्रभावशाली मंत्रियों को जेल जाना पड़ा है। तो सर आप भी तो शायद डरा ही रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये आरोप बड़ा लगता है सर। आए दिन ईडी और सीबीआई के छापेमारी दिखती रहती है हर जगह। हम बिल्कुल न डराते हैं, न डराने में विश्वास करते हैं और न तो किसी से डरते हैं। ये आज 2 बातें अभी मैं यहां से चर्चा से निकल करके तुरंत एक पेपर आज तक को भेज रहा हूं जी। इन्होंने कहा है कि 18 साल की उम्र नहीं की गई है, इन्होंने 21 साल की उम्र को 18 साल नहीं किया है, ऐसा सौरभ जी ने बताया। इन्होंने कहा कि 3 बजे रात तक शराब पीने की छूट नहीं दी गई, 3 बजे रात तक शराब पीने की छूट नहीं दी गई, इन्होंने आज कंफर्म किया। तो ठीक है, चलिए ये 2 मुद्दे बहुत ही संगीन हैं। उसके बाद जो ये बात आज अभी बोल गए सौरभ जी, ये कह रहे कि ऐसे छोटे छोटे मुद्दे कैबिनेट में ले जाने के लिए नहीं होते हैं। बिल्कुल सौरभ जी, आप एक विधायक होके आप इन मुद्दों को, जहां पर 10-10 हजार करोड़ का घोटाला हो, वहां पे आप इनको उन मुद्दों को छोटा कहते हैं। तो आपकी जो मानसिकता है, जो आपकी बात है, इसके आधार पे आप तय करके आए हैं कि यहां आपको सब झूठ बोलना है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी वो झूठ की मशीन बन गए हैं। अब आप इसी तरह की बातें करेंगे तो न तो ये बहस का टाइम, आज तक का टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब है। इन तीनों बिंदुओं पे मैं अभी 2 घंटे के अंदर मैं आज तक को अपने पेपर्स भेजूंगा। इन्होंने 18 साल भी उम्र किया है, इन्होंने रात के 3 बजे तक भी शुरू किया है, और इन्होंने ये सारी पॉलिसी 1 साल 2 महीने तक चलाई है। ठीक है मनोज जी, जिसके आधार पर हम अलग-अलग राज्यों में वहां भी 18 की उम्र है, उन्होंने गिना दिया जहां पर बीजेपी इस वक्त सत्ता में है। वहां सर आप उस पर क्या कहेंगे? वो बातें सही है या गलत है जो आरोप सरासर झूठ बोल रहे हैं? वो भी सरासर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप रिसर्च कर लीजिए, वो तो गूगल पे है, झूठ बोल रहे हैं। ये लिखा आपके सारे राज्यों की लिस्ट लिखी हुई है जहां 18 साल है। थोड़ी देर में दिल्ली में 21 है। हाँ गूगल पे है। हाँ, ये आपके मोबाइल में लिखा होगा। अरे गूगल पे है भाई, गूगल पे। हम अभी 2 घंटे में आज तक को सारी चीजें भेज, इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। अरे भाई गूगल तो आपका न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छप रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में छपे होने से न्यूज नहीं होती है। आप कोई कागज दिखाना चाहिए सौरभ जी। नहीं, हम शासनादेश आपको भेजते हैं। अरे आप अखबारों के न्यूज पे जाते हैं, अखबार के न्यूज गलत भी हो सकते हैं, अखबार के न्यूज फेक भी छपवाए जा सकते हैं। आपने सुनिए, इसके अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको बड़े ध्यान से सुनता हूं। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी में 18 साल उम्र है। अब गोवा में आपकी सरकार है, हिमाचल में आपकी सरकार है, कर्नाटका में आपकी सरकार है, 18 साल उम्र है। इसके अंदर लिखा हुआ कि दिल्ली के अंदर, झारखंड के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 21 साल है, लिखा हुआ है इसके अंदर साफ साफ। अब आप झूठ बोले जा रहे हैं कि दिल्ली में 18 हो गई, अपने राज्यों का बता नहीं रहे। सिर्फ एक तरफा झूठ बोलने से क्या लगता है कि लोग आपकी बात मान लेंगे?
दूसरी बात अर्पिता मैं जी- आपसे पूछता हूँ, रेलवे के अंदर बात लाइसेंस नहीं। फीस आपने ना कोरोना में हमारे- माफ करी, आप एक कैबिनेट में सेकंड ले आप गए दोनों को उसको। रोक रही हूँ। विनोद जी वो कह रहे हैं अखबार में गलत हो सकता है, यहाँ पर तो हर आप चीज इतना गलत और सही हो जा रही है। बौखलाइए विनोद मत। जी एक सेकंड सर, एक सेकंड विनोद जी इस पर बेहतर बता पाएंगे। विनोद जी देखिए, अखबार ने अगर खबर छापी है तो उसका कुछ आधार होगा। हाँ। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, देश का बड़ा अखबार है, तो उसका कुछ आधार होगा, शासनादेश के आधार पर छापी होगी। अब वो तो अखबार की जिम्मेदारी है, और अगर गलत है तो मैं मनोज जी से कहूंगा कि अखबार पर दावा करें। अगर उसने गलत खबर छापी है और इनकी पार्टी की सरकारों को बदनाम करने की कोशिश की उस अखबार ने, तो उस पर दावा करें, उसका जवाब अखबार देगा। लेकिन ये बात जरूर है कि आपने देखे इस पूरी बहस में मनोज जी और 100% सौरभ जी और मनोज जी के बीच में जो बहस हुई, इसमें राजनीति ज्यादा दिखाई पड़ी, तथ्यों पर बात कम हुई है। दोनों तो अब वो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल ये, इसका फैसला कौन करेगा, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? इसका नहीं, फैसला तथ्य करेंगे। अब वो दोनों को अपने अपने तथ्य दिखाने चाहिए। जी मनोज जी। विनोद जी आप एक आपराधिक मामला को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। यहाँ घोटाला हुआ है, सीबीआई ने केस दर्ज किया है, एलजी ने इससे सीबीआई इंक्वायरी मांगी है। वो तो मनोज जी, भाई वो तो साहब सीबीआई किस जांच एंगल से आपको ये करेगी। राजनीतिक लगता है? तो आप अरे राजनीति किस एंगल से लगता है मनोज जी? आप एक आपराधिक मामले को, अरे भाई, वो आपराधिक मामला तो मनोज जी कैसे सीबीआई कह कर सकते रही हैं? है। आप और ये कह सीबीआई के मैं देखिए, मैं तो एक राजनीतिक पत्रकार हूं, मेरा काम है हर तो चीज में राजनीतिक एंगल तलाशना, क्योंकि राजनीतिक एंगल इस देश में हर मामले में होता है। बोफोर से लेकर 2G तक, सुनिए, बोफोर से लेकर 2G तक जो है सीबीआई की जांच, मनोज जी सुनिए, बोफोर से लेकर 2G तक जो है सीबीआई की जांच हुई और कोर्ट में कुछ साबित नहीं हुआ आज तक। पूरी यूपीए सरकार 2G में फंस के गिर चली गई और कोर्ट ने उसमें कहा कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ। तो आखिर अदालत पर भरोसा करना पड़ेगा ना। तो मैं तो राजनीति तो इन्हीं पर होती है, इन्हीं चीजों पर होती है। बोफोर्स में लगातार राजनीति हुई, एक आदमी को सजा नहीं हुई, और दोनों समय देखिए आपकी सरकार केंद्र में थी, आप आगे गए नहीं। ना बोफोर्स में सुप्रीम कोर्ट में गई सीबीआई, ना 2G में हाई कोर्ट, इसमें गई हाई कोर्ट में। तो क्या माना जाए इसको? इसलिए मुझे लगता है कि हर मामले में राजनीतिक लड़ाई शुरू हो जाती है और आपराधिक मामला पीछे छूट जाता है। इसलिए सीबीआई को जांच करने दीजिए, कोर्ट में बात आने दीजिए और कोर्ट में इस मुद्दे का फैसला होना चाहिए। विनोद जी आपकी बात में पूरी सुन लिया, मेरा 2 लाइन सुनिए। देखिए, इसी तरह के स्टेटमेंट्स इस देश में अपराधियों को बचाते रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मामला आपराधिक है। दिस इज क्रिमिनल एक्टिविटी। आप सीबीआई को अगर पत्रकार होकर राजनीतिक बोलेंगे तो फिर उसके आगे हमको बोलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक घोटाला हुआ है। नहीं मनोज जी, मैं सीबीआई को राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके और सौरभ जी के बयानों को राजनीतिक बोल रहा हूँ। मैं सीबीआई को कतई राजनीतिक नहीं बोल रहा हूँ। सीबीआई अपना काम कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ सीबीआई जांच कर रही है, चार्जशीट देगी, कोर्ट में फैसला होगा। मैं आपके और मनोज जी के बीच जो विवाद हो रहा है उसको राजनीतिक बोल रहा हूँ। नहीं तो हम तो एक भी सवाल ऐसा नहीं कर रहे हैं जो सीबीआई नहीं पूछ रही है। हम तो सारे वही सवाल कर रहे हैं जो केस है। मैंने ये थोड़ी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कितनी कैसे तिरंगा को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मनोज जी के आंकड़े इतने हल्के हैं। ये पॉलिसी नवंबर 2021 में आई है और अभी नवंबर 2022 आया नहीं है, और ये मुझसे पूछ रहे हैं 1 साल 2 महीने का कितना रेवेन्यू आया ये बताइए। इनको कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी। इनके सारे आंकड़े गलत है, इनको ये भी नहीं पता, वो भी गलत है। वो बिल्कुल झूठी बात जो है इन्होंने ले रखी है, उसको चला रहे हैं। आप बताइए, चार्जशीट के अंदर इन्होंने जो एफआईआर दर्ज करी है वो पता कितने पेज की एफआईआर है? 1 पेज की एफआईआर, और उसके अंदर सारी बात क्या लिखी हुई है सीबीआई ने? पिछली बार तो आप कह रहे थे 400 पेजों की रिपोर्ट तैयार हुई थी, फिर कुछ नहीं हुआ। हो सकता है सर 1 पेज की हुई हो, तभी मनीष सिसोदिया को लग रहा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। पढ़ लीजिए, 1 पेज की एफआईआर है सौरभ जी, और सोर्सेज के ऊपर आधारित इससे जान नहीं बचने वाली है। और ये इतना ज्ञान सौरभ जी, इससे मनीष सिसोदिया की जान नहीं बचने वाली है। नहीं पता, इनको इतना भी नहीं पता कि अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ पॉलिसी का। नवंबर में आई थी पॉलिसी पिछले साल, अभी नवंबर आया भी नहीं है। ये कह रहे हैं नहीं। और सौरभ जी, बीजेपी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी मछली तो अरविंद केजरीवाल है। अभी अगर मनीष सिसोदिया सरकारी गवाह बन जाते हैं तो सारी असली बड़ी मछली नहीं, असली हमें कुछ नहीं पता सिर्फ आपको है।
मनीष सिसोदिया से क्या लेने देना? टारगेट अरविंद केजरीवाल है। टारगेट अरविंद मोदी जी ने केजरीवाल ऑर्डर दिया हुआ है कि मनोज जी, केजरीवाल को 2024 में अब सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं और इसीलिए आप लोग उनको निशाने पर ले रहे हैं। जल्दी से आखिरी कमेंट सर, खत्म करना है मुझे। अरे ऐसे ऐसे 30 लोग इस देश में तैयारी कर रहे हैं, करिए, लेकिन इनके सांसद बोलते हैं हम शराब नीति से हमारा लेना देना है, हमारा कोविड से लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों के इन स्टेटमेंट को हम कुछ नहीं बोलेंगे। सब सीबीआई इंक्वायरी करे। मैं आपको 3 बातों का जवाब दूंगा जो आज सौरभ जी ने झूठ बोला है और वो पेपर में भेज रहा हूं आज तक को, आप उसको जग जाहिर करिए। मैं आपको तुरंत उसको 1 घंटे के अंदर भेज रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका जुड़ने के लिए और सौरभ जी आपका भी। तो सवाल यहाँ पर आबकारी नीति को लेकर खड़ा हुआ और जंग जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच छिड़ती हुई नजर आ रही है। जहां बीजेपी तमाम सवालों के साथ यहाँ अटैक कर रही है तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आज जब चर्चा हुई तो सीधे तौर पर एक दूसरे पर आरोप ही मढ़े गए, जवाब संतुष्ट करने वाला नहीं मिला। फिलहाल दंगल में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।